हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो में हम वर्ष 2017-18 के 51 वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये सारे प्रश्न क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में हैं और जहां पर ज़रूरत महसूस हुई है वहां पर एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एलटी ग्रेड 68,500, शिक्षक भर्ती परीक्षा, यूजीसी नेट, आरआरबी, बैंक, एसएससी आदि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। और हम अपने प्रयास में कहाँ तक सफल रहे इसका निर्णय तो आप विद्वत मित्र ही करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले हमारे ऐसे फ्रेंड्स जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी कि पहली बार चैनल पर हैं, उनसे हमारा एक निवेदन है कि जल्दी से नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन होगा, उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड होता है तुरंत। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो फ्रेंड्स। और आज की वीडियो में हमने 51 बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों को संकलित किया है। तो देखिए, जो पहला प्रश्न है वो क्या है। 10वें विश्व आहार एवं कृषि सभा का आयोजन कहाँ पर किया गया, और इसका उत्तर होगा बर्लिन, जर्मनी में। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ऑस्ट्रेलिया समूह, जिसको द ऑस्ट्रेलिया ग्रुप भी कहते हैं, में भारत के शामिल होने से कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई। तो आपको ध्यान रहे कि ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में शामिल होने वाला भारत 43वां देश था, यानी कि जो 43वां सदस्य था वो भारत था। तो जिन फ्रेंड्स को पता नहीं है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के बारे में, मैं उनको यहाँ थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देता हूँ कि फ्रेंड्स, जो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है ये एक प्रकार का विशेष ग्रुप है जिसका निर्माण ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया था। और इसका जो एम है वो एम है फाइटिंग द स्प्रेड ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स। 19 जनवरी 2018 को भारत औपचारिक रूप से इसका सदस्य बना था। और इसकी मतलब कौन सा सदस्य बना, तो इसका उत्तर होगा 43, यानी कि 43वां। ध्यान रहे कि ऑस्ट्रेलिया ग्रुप उन देशों का सहकारी व स्वैच्छिक समूह है जो सामग्रियों, उपकरणों और प्रौद्योगिकियों के निर्यात को नियंत्रित करते हैं ताकि CBW क्या है यहाँ पे, केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स के विकास या अधिग्रहण में इसका प्रयोग न हो सके। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का नाम ऑस्ट्रेलिया ग्रुप क्यों पड़ा, इसके पीछे वजह यह है कि इस ग्रुप की स्थापना ऑस्ट्रेलिया ने की थी। ध्यान रहे कि ईरान और इराक का युद्ध जो कि 1984 में हुआ था, तो उसमें इराक ने केमिकल वेपन का प्रयोग किया। तो ये 1925 में जो जिनेवा प्रोटोकॉल था उसका ये सरेआम उल्लंघन था। और इसके बाद केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन पर कंट्रोल करने के लिए 1985 में ऑस्ट्रेलिया ने इस समूह की स्थापना की थी और इसके बाद इसका नाम रखा गया द ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में कुल कितने संकेतकों का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे जवाब होगा आपका 5। और ये पांचों संकेतक कौन है, इसके पहले मैं आपको शुरू से बता देता हूँ कि ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स कौन सी संस्था जारी करती है और इसकी हिस्ट्री क्या है। तो फ्रेंड्स, आपको बताते चलें कि भारत का इसमें जो स्थान है वो 42वां है और इसमें जो है अमेरिका का स्थान 21वां है। ठीक है। पहले स्थान पर कौन सा देश रहा, तो जवाब होगा आपका नॉर्वे पहले स्थान पे है। दूसरे स्थान पे है आइसलैंड और तीसरे स्थान पर कौन सा देश है, तीसरे स्थान पर आपका देश है स्वीडन जो है ये तीसरे स्थान पे है। ठीक है। हालांकि भारत ने निरंतर इसमें ग्रोथ अपनी प्रकट की है। 2016 में भारत का स्थान था 32वां और अब जो है उसका हो गया है 42वां। ठीक है। तो एक तरीके से ये गिरावट दर्ज की गई है। ब्रिटेन के मीडिया संस्थान द इकोनॉमिस्ट ये सर्वे करवाता है और जो 5 मापदंड हैं वो कौन कौन से हैं इसके बारे में भी जान लीजिए। 5 मापदंडों में से सबसे पहले तो बात होती है चुनावी प्रक्रिया की। ठीक है। चुनावी प्रक्रिया। नेक्स्ट, राजनीतिक संस्कृति। तीसरा होता है सरकारी कामकाज। चौथा होता है राजनीतिक भागीदारी और 5वां होता है नागरिक स्वतंत्रता। तो इनके आधार पर जो है तय किया जाता है ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स। तो इसमें इस बार भारत का स्थान कौन सा रहा, 42वां स्थान रहा। हालांकि चीन का स्थान और भी बहुत नीचे है। चीन का स्थान इसमें है 139। तो इस स्थिति से जो चीन से बहुत ही बेहतर पोजीशन में भारत है, लेकिन भारत में गिरावट दर्ज की गई है। और 2016 में स्थान जो था भारत का वो था 32 और इस बार है 42। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन की संस्था इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी 2017 ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान दिया गया, ये प्रश्न है। तो उसका जवाब मैंने आपको दे दिया। जवाब होगा
42वां स्थान। 5वां प्रश्न देखिए, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, इसको कहते हैं EPI, 2018 में भारत को 180 देशों की सूची में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 177वां स्थान प्राप्त हुआ, बहुत ही नीचे है। सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2018 के व्यक्तिगत स्पर्धा का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? जवाब होगा शरथ कमल। ठीक है, नेक्स्ट, सीनियर नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप 2018 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो इसका उत्तर होगा सुमित तलवार। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, शर्मिला निकोलेट, अगर पूछा जाए कि शर्मिला निकोलेट कौन है, इनका संबंध किस खेल से है, तो जवाब आपका होगा ये एक गोल्फ प्लेयर हैं। ठीक है, इनका संबंध किससे है? गोल्फ से है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फरवरी 2018 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य पूर्व के कितने देशों की यात्रा एक साथ की? तो 3 देशों की यात्रा उन्होंने की थी। कौन कौन से देश थे? नंबर 1 था आपका फिलिस्तीन, ठीक है, और दूसरे स्थान पे कौन था? दूसरा था UAE, संयुक्त अरब अमीरात, और तीसरा स्थान कौन था? ओमान। तो इन 3 देशों की यात्रा नरेंद्र मोदी ने की थी। कब? फरवरी 2018 में, और इनको मध्य पूर्व का देश भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत ने फिलिस्तीन के साथ समझौते के तहत किस स्थान पर न्यू नेशनल प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पर सहमति दी है? तो जब मोदी जो है मध्य पूर्व के देशों की यात्रा पे थे, उसी दौरान फिलिस्तीन जो कि पहला देश था उनकी यात्रा में शामिल, तो वहाँ पर उन्होंने न्यू नेशनल प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की सहमति दी थी, और रामल्ला एक शहर है फिलिस्तीन का, वहाँ पर। ठीक है, आगे देखिए, भारत ने किस देश के साथ आतंकवाद विरोधी पहल पर हस्ताक्षर किए हैं? जवाब होगा आपका USA। भारत की खाड़ी से केंद्रीय एशिया के बीच माल ढुलाई तथा परिवहन से जुड़ी सहमति का हिस्सा बना है। तो असगाबाद समझौता जो है, ये जो है एक ऐसा समझौता हुआ है जिसके द्वारा फारस की खाड़ी से केंद्रीय एशिया के बीच माल ढुलाई तथा परिवहन से जुड़ी सहमति बनी है। अंडर 19 वर्ल्ड कप क्रिकेट चैंपियनशिप 2018 किस देश ने जीता? जवाब होगा इंडिया। दृष्टिबाधित विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2018 का खिताब भी इंडिया ने ही जीता है। आगे बढ़ते हैं, प्रथम खेलो इंडिया स्कूल गेम्स की तालिका में शीर्ष 3 राज्यों की कौन कौन सी टीमें थी? यानी कि शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से थे? तो सबसे पहले स्थान पर था आपका हरियाणा, दूसरे स्थान पर था आपका महाराष्ट्र, और तीसरे स्थान पर दिल्ली। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2018 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? और जवाब होगा आपका झांग बेइवेन, जो कि रहने वाली हैं USA की। अब बात करते हैं गोवर्धन योजना के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस बार के बजट में गोवर्धन योजना की शुरुआत की गई है। गोवर्धन योजना क्या है? तो गोवर्धन GOBAR मीन्स गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स, और धन को अलग रखा गया है, इसमें जोड़ दिया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि किसानों की जो आय है वह वर्ष 2022 तक दोगुनी करना, लेकिन इसमें पशुओं के जो अपशिष्ट होते हैं उनके द्वारा किसानों को आय उत्पन्न करवाना। आपको बताते चलें कि गोवर्धन जो योजना है इसकी शुरुआत हरियाणा सरकार ने की है। उसके मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, और गवर्नर कौन है? कप्तान सिंह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पंजाब सरकार ने कमजोर वर्ग के समावेशी विकास के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो आपका जवाब होगा महात्मा गांधी सरबत विकास योजना। अगला क्वेश्चन देखिए, 23वें सीनियर महिला राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2018 किसने जीता है? जवाब होगा तमिलनाडु। नेशनल चेस टीम चैंपियनशिप 2018, नेशनल चेस टीम चैंपियनशिप 2018 का आयोजन कहाँ पे किया गया? जवाब होगा भुवनेश्वर। ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2018 में शीर्ष 3 देश कौन से हैं? तो ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, इसको आप क्या कहते हैं? GTCI, ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, और इसको आगे लगाते हैं आप रैंक। तो इसमें जो है भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान है 81। ठीक है, और जो संस्था इस रैंकिंग को जारी करती है उसका नाम है WEF मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। यह अपनी मीटिंग के पहले दिन ये रिपोर्ट जारी करती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये भी जान लीजिए, इसका हेडक्वार्टर है कोलोजनी। ठीक है, COLOGNY। अब इसको क्या पढ़ेंगे आप भी समझ लीजिए। कोलोजनी है स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और इसका उद्देश्य क्या है? इकोनॉमिक। ठीक है,
तो इसमें जो है शीर्ष 3 देश कौन से थे? स्विट्जरलैंड, सिंगापुर और यूएसए। भारत का स्थान कौन सा था? तो भारत का स्थान था 81। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, इसको आप जान लीजिए। नेक्स्ट देखिए, भारत ने उत्तराखंड में जल आपूर्ति सेवाओं में सुधार के लिए किस संस्था के साथ वित्तीय सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपका जवाब होगा वर्ल्ड बैंक। क्रिसिल तथा सिडबी ने संयुक्त रूप से किस MSE सेंटिमेंट इंडेक्स जारी किया है? तो इस इंडेक्स का नाम है क्रिसीडेक्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बांस सुरक्षा सम्मेलन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। कहाँ पर हुआ? तो तिरुवनंतपुरम में हुआ था। किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण प्राधिकरण बनाने की बात की गई है? तो जवाब होगा हरियाणा। नेक्स्ट देखिए, फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड यानी कि FTW की शुरुआत किस शहर के निकट झील से की गई है? ठीक है, तो इसको थोड़ा इग्नोर कीजिए। इसका सही जवाब आपका क्या है? इसका सही जवाब है हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद के निकट एक झील है और झील का नाम क्या है? देखिए, इसका नाम है नेकनामपुर। झील का नाम क्या है? नेकनामपुर। ठीक है, और वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? इसको भी जान लीजिएगा। वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है प्रतिवर्ष 2 फरवरी को। तो उसी दिन इसकी शुरुआत भी की गई थी और हैदराबाद के निकट नेकनामपुर झील से इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, आगे देखिए, महाराष्ट्र के किस स्थान पर नए वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना को स्वीकृति दी गई? घोड़ाजारी। तो याद रखिएगा, घोड़ाजारी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, क्योंकि ऐसे संबंधित सवाल भी पूछे जाते हैं घुमा फिरा के। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो जवाब होगा आपका हिमाचल प्रदेश। भारत द्वारा किस पनडुब्बी के जलावतरण 31 जनवरी 2018 को किया गया? ये सवाल देखिए, जितने भी लोग हमारे करंट अफेयर सेगमेंट को देख रहे हैं उनके लिए ये सारे सवाल बहुत ही आसान हैं, लेकिन हमने इनमें 51 बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों को संकलित किया है। तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि प्रतिदिन जो है करंट अफेयर्स का सेगमेंट आप लोग मिस मत कीजिए, प्रतिदिन देखिए उसे। इससे क्या होगा कि आपका करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। यहाँ पे बात हो रही है कि 31 जनवरी 2018 को किस पनडुब्बी का जलावतरण भारत के द्वारा किया गया? जवाब है आपका करंज। ठीक है, ये तीसरी पनडुब्बी है, इसके पहले 2 पनडुब्बियाँ और भी जलावतरित की जा चुकी हैं। RBI द्वारा वित्त वर्ष 2017-18 की मौद्रिक नीति की अंतिम द्विमासिक समीक्षा में रेपो रेट को किस स्तर पर स्थिर रखा गया? जवाब होगा 6%। अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल और भी आ रहा होगा कि रेपो रेट होता क्या है? तो फ्रेंड्स, रेपो रेट जो होता है एक ब्याज दर है जिस पर RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को ब्याज देती है, कर्ज देती है। ठीक है, जिस ब्याज पे बैंकों को कर्ज देता है RBI उसे कहते हैं रेपो रेट। और फिर उसी कर्ज को लोन के तौर पे यानी कर्ज के रूप में बैंक जो होते हैं अपने कस्टमर्स को देते हैं। तो अगर रेपो रेट कम होती है तो इसका मतलब ये होता है कि बैंक भी लोन यानी कि कर्ज जो देंगे अपने ग्राहकों को वो भी कम हो जाता है। तो इसलिए रेपो रेट हाई और लो होने पे बहुत इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो क्या मतलब कि इस सवाल का जवाब क्या होगा? 6%। नेक्स्ट देखिए, RBI की मौद्रिक नीति की चौथी द्विमासिक समीक्षा में महंगाई दर का अनुमान मतलब कितना होगा? तो 5.1% रखा गया है। एयरटेल ने किस देश की कंपनी सिंगटेल में बृहद निवेश की घोषणा की है? तो देखिए, भारत में तो टेलीनॉर का 100% अध्ययन कर लिया गया एयरटेल के द्वारा, और अब जो है इस कंपनी ने सिंगटेल जो कि सिंगापुर की एक कंपनी है उसमें भी काफ़ी निवेश की घोषणा कर दी है। ठीक है, न्यू वर्ल्ड वेल्थ की रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में किस रैंकिंग में सबसे अमीर देश है? तो इसका स्थान कौन सा है? न्यू वर्ल्ड वेल्थ में इसका स्थान है 6वां। ठीक है, तो भारत की संपत्ति कुल कितनी दर्ज की गई है? 8,230 बिलियन डॉलर की संपत्ति है। देखिए, ये जो संपत्ति है भारत के निवासियों की कुल संपत्ति के रूप में आकी गई है और अमेरिका इसमें पहले स्थान पे है। और इस जो है रिपोर्ट में या इस इंडेक्स में अमेरिका का स्थान कौन सा है? अमेरिका पहले स्थान पे है, भारत जो है वो 6वें स्थान पे है। तो इसमें मुख्य रूप से ये पूछा जाएगा कि भारत की रैंकिंग कौन सी है। देखिए, पहला कौन सा है और भारत का स्थान कौन सा है। किसी भी रैंकिंग में ये 2 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इन दोनों चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा और नोट्स बनाते हुए आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए, केंद्र सरकार ने किस योजना को लघु वित्त बैंक तथा भुगतान बैंकों से जोड़ने की प्रक्रिया को स्वीकृति दी है? तो जवाब आपका होगा अटल पेंशन योजना। देखिए, अटल पेंशन योजना कब शुरू की गई? तो ये 9 मई 2015 को शुरू की गई थी। ठीक है, 9 मई 2015 को कोलकाता में PM मोदी ने इसकी शुरुआत की थी। और ये जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर को टारगेट करता है, यानी कि ऐसे लोग जो लोग सरकारी नौकरी नहीं करते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से हैं,
तो उनके भविष्य को सिक्योर करने के लिए एक पेंशन के रूप में उनको निश्चित राशि दी जाती है। इसके बारे में डिटेल में आप लोगों को पता होगा, अदरवाइज आप लोग गूगल कीजिएगा। वीडियो को बहुत लंबा करना मेरा उद्देश्य नहीं है। ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2018 में भारत का स्थान है 81वां। हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स किस वैश्विक संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। जवाब आपका WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आपको पता है? स्विट्जरलैंड में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी मैं दोबारा बता देता हूँ, 1971 में। ये एक NGO है यानी कि नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन, ठीक है। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा स्वीकृत मिनमाता कन्वेंशन समझौते का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध है कि भविष्य में जो पारा यौगिक उन्मूलन है यानी कि पारे पर आधारित जो भी प्रोडक्ट हैं उनमें पारे का प्रयोग न किया जाए। केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण परियोजनाओं की निगरानी के लिए किसके नेतृत्व में एक समिति का गठन किया है? तो जवाब होगा विनयशील ओबेरॉय। नेक्स्ट देखिए, नीति आयोग द्वारा 9 फरवरी 2018 को जारी स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट, स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत एक रिपोर्ट है, उसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य आता है? तो इसका जवाब रहेगा केरल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। द ग्रेट इंडिया ब्लॉक ट्रेन की शुरुआत कहाँ से की गई? जवाब होगा नई दिल्ली। कुसुम स्कीम का संबंध किससे है? तो देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस बार जो बजट जारी किया गया था वित्त मंत्री के द्वारा, तो उसमें इस योजना के बारे में बात की गई थी। और कुसुम योजना क्या है इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। देखिए कुसुम का फुल फॉर्म क्या होता है? कुसुम का फुल फॉर्म है के मतलब किसान, यू मतलब ऊर्जा, यस मतलब सुरक्षा, और फिर यू से हो गया उत्थान, और यम से हो गया महाअभियान। यानी कि किसान, ऊर्जा, सुरक्षा व उत्थान महाअभियान का ये एक शॉर्ट फॉर्म है कुसुम, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि 2022 तक भारत में 3 करोड़ पंप, यानी कि ऐसे पंप जिनसे किसान सिंचाई करते हैं, उनको जो है सोलर से चला देना, यानी कि सौर ऊर्जा से उनको चलाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये तो देखिए बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी। अगर किसानों को जितना भी पंप है जिससे वो सिंचाई करते हैं, अगर वो सौर ऊर्जा से चलेंगे तो निश्चित रूप से बहुत ही फ़ायदा होगा और देश के विकास में भी ये काफ़ी सहायक है। तो उद्देश्य ये रखा गया है कि 2022 तक 3 करोड़ जो पंप होंगे वो सोलर एनर्जी से चलाए जाएंगे, और इसको नाम दिया गया है कुसुम, KUSUM, और किसान ऊर्जा सुरक्षा व उत्थान महाअभियान, ये इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। आगे देखिए, अगला सवाल है, मछलियों के रासायनिक तत्वों का पता लगाने के लिए किस टेस्ट को लॉन्च किया गया? तो जवाब आपका होगा SIF टेस्ट, ठीक है, SIF। नेक्स्ट देखिए, एक यहाँ पे कथन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, और ये था कि महापत्तन प्राधिकरण विधेयक 2016, ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ें बहुत ध्यान से आप देख लीजिए, 2 तथ्य हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सेवारत कर्मियों को पत्तन प्राधिकरण में प्रतिनिधित्व 1 से बढ़ाकर 2 कर दिया गया है, और दूसरा है बोर्ड को अवसंरचना के विशिष्ट मास्टर प्लान को तैयार करने का अधिकार दिया गया है। तो ये कुछ प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं जिसमें 2-3 कथन दे दिए जाते हैं, और भी पूछा जाता है कि 1 सही है, 2 सही है, या फिर दोनों सही है, या दोनों में से कोई सही नहीं है। तो इस तरीके के जो प्रश्न आएंगे उनसे संबंधित ये प्रश्न है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। देखिए 44वां प्रश्न है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री द्वारा जारी स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग हेतु मानकों के संदर्भ में 3 बातें यहाँ पे मुख्य हैं। पहली बात यह है कि राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। दूसरी बात यह कि भारत में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए श्रेष्ठ तरीकों का संग्रह करने की बात की जा रही है, और स्टार्टअप इंडिया किट भी दिया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्येता, इसकी घोषणा भी इसी वर्ष बजट में की गई थी, जिसको कहा जाता है PMRF, ठीक है, PMRF। तो इस योजना के तहत अगले 7 वर्षों के लिए कितनी राशि का उपबंध किया गया है? तो जवाब आपका होगा 1650 करोड़ रुपए की राशि का उपबंध किया गया है। और अब अगला प्रश्न देखिए, 69वें गणतंत्र दिवस समारोह में प्रदर्शित झांकियों में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया? जवाब आपका होगा महाराष्ट्र। भारतीय नौसेना द्वारा किस नेवल एयर स्टेशन पर स्वचालित विमानन मौसम संबंधी प्रणाली, आप कहेंगे इसको IAAMS, ठीक है, याम्स की शुरुआत की गई? तो जवाब होगा आपका INS गरुण। अब देखिए एक और बात, यहाँ पे अग्नि-1 मिसाइल के बारे में 3 बातें काफ़ी नोटिसेबल हैं। पहली बात तो यह है कि अग्नि-1 मिसाइल की जो मारक क्षमता है वो 700 किलोमीटर में है,
और इसे भारतीय सेना में सन 2004 में सम्मिलित किया गया था और नाभिकीय क्षमता से युक्त ये मिसाइल है। तो ये फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत तथा वियतनाम के बीच 29 जनवरी से 3 फरवरी 2018 के बीच संपन्न संयुक्त सैन्याभ्यास को क्या नाम दिया गया है? जवाब आपका होगा बिनबैक्स। देखिए, जितने भी संयुक्त सैन्याभ्यास किए गए हैं 2017-2018 के दौरान, इसके बारे में एक वीडियो अपलोड कर दिया गया है, प्लेलिस्ट में है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भी दे दूंगा। तो उस वीडियो को आप जरूर से जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सैन्याभ्यास से संबंधित सवाल निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो देखिए, ये जो बिनबैक्स 2018 है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लीजिए। यह संयुक्त सैन्याभ्यास जबलपुर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। यह संयुक्त सैन्याभ्यास पहली बार आयोजित हुआ है, यानी कि यह पहली बार किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य भारत तथा वियतनाम के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो का ये अंतिम प्रश्न भी है। प्रश्न है कि लाईफाई में इंटरनेट सिग्नल्स को भेजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए, एलईडी क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। ये भी प्रकाश का एक अपना जो तरीका होता है। कुछ चीज़ें जान लीजिए आप लाईफाई के बारे में। तो देखिए, सबसे बात तो ये है सबसे पहले कि लाईफाई बहुत तेज़ जो है डेटा ट्रांसफ़र करने में सक्षम है। इसकी खोज कौन किया और कब हुई? तो ये भी जान लीजिए, हेराल्ड हॉस, ठीक है। हेराल्ड हॉस कौन है? हेराल्ड हॉस ने इसकी खोज की थी और खोज हो गई थी 2011 में, लेकिन प्रायोगिक रूप से इसे जीवन में लाने में काफ़ी वक्त लग गया। ये जो है एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं फिजिक्स के, हेराल्ड हॉस, इन्होंने इसकी खोज की थी। याद रहे कि डाटा ट्रांसफर के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव को अब तक प्रयोग में लाया जाता था, लेकिन लाईफाई ये है, इसके अंतर्गत लाइट का प्रयोग किया जाता है। तो एक बात और भी जान लीजिए चलते चलते कि लाईफाई है क्या, ठीक है। तो अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे लाइट, और फिर बात करते हैं फिडेलिटी, FADELITY। तो लाइट से ले लीजिए आप ELI और फिडेलिटी से ले लीजिए EFI। तो ये बनता है आपका लाईफाई। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए उसको आप ध्यान में रखिएगा। और संबंधित सवाल भी अक्सर पूछे जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि पिछले 3-4 महीने के दौरान जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं, सब में लाईफाई से संबंधित कोई न कोई सवाल तो जरूर था। और इस बार RO ARO की परीक्षा में भी ये सवाल पूछा गया था, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आज का ये वीडियो बस यही समाप्त होता है। आगे के वीडियोज भी आते रहेंगे, तो इसलिए कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जितने भी लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं वो लोग कृपया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके लाल बटन दबा दीजिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपके फीडबैक की प्रतीक्षा रहती है, अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।